एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में स्वागत, वेलकम, खुशामदीद। थोड़े से गैप के बाद आपके सामने आ रहे हैं। कुछ वजहें थी जिनकी बिना पर हम नहीं आ सके थे। दोस्तों, बिहार के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बिहार के रिजल्ट से जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि नीतीश कुमार एक बार फिर यानी चौथी बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये शायद बन गए। चुनाव के बारे में जितने भी एग्जिट पोल्स थे वो सब के सब गलत साबित हुए। कोई एक एग्जिट सर्वे भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ और जिससे यह अंदाज़ा होता है कि चुनाव ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना आसान नहीं होता और शायद करनी नहीं चाहिए। खैर, उससे हटकर चुनाव से क्या सामने आया? हमारी नज़र में इस चुनाव का जो पहला और सबसे बड़ा रिजल्ट है वो ये है कि 31 साला तेजस्वी यादव एक बहुत घाघ, तजुर्बेकार, मजे हुए पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी पर भारी पड़े। ये मुकाबला आप सब जानते हैं कि सीधा नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव में था। नीतीश कुमार तो उसी दिन रेस से बाहर हो गए थे जब उनकी रैली में लालू यादव के नारे लगे थे और फिर उन्होंने कहा था कि यह उनका आखिरी इलेक्शन। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने खुद ही सारे इलेक्शन का जिम्मा अपने कंधों पे उठा लिया था और वो जंगल राज के युवराज तेजस्वी के सामने सीधे सीधे खुद ही आ गए थे। अब जब हम ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी पर भारी पड़े तो उसकी दो वजह हैं बहुत सीधी सादी सामने की, जिसमें कोई लंबी चौड़ी लॉजिक, कोई मंतक और कोई वो नहीं की ज़रूरत नहीं है। सीधी सादी बात है, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके लीडर तेजस्वी यादव हैं, वो इन चुनाव के नतीजों के आने के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आए। सबसे बड़ी पार्टी जिसे 75 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं। एक ही कम सही, लेकिन बहरहाल आरजेडी से बीजेपी की सीटें कम हैं। दूसरी वजह, आरजेडी का वोटिंग परसेंटेज बीजेपी से 4% ज़्यादा है और ये कोई मामूली बात नहीं। बीजेपी के पास क्या नहीं था? पैसे की तो कोई कमी ही नहीं थी, पानी की तरह बहाया जा रहा था। 25-25 हेलीकॉप्टर्स बीजेपी लीडरों के लिए तैयार रहे, जबकि तेजस्वी के पास एक टूटा फूटा हेलीकॉप्टर था और वो उसी से दिन में 19 रैलियां कर रहे थे। पैसा उनके पास नहीं था। तो इस इलेक्शन में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके पास एजेंडा हो तो आप मालदार पार्टी से भी पूरी टक्कर ले सकते हैं और वो उन्होंने ली। और उससे भी ज़्यादा अहम यह है कि जो लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, इन सब ने 29 सीटें लड़ी थीं और इन्होंने 17 सीटें पाई हैं, जो कई दहाइयों के बाद बिहार के किसी इलेक्शन में लेफ्टिस्ट पार्टियों को मिलने वाली सीटों की ये सबसे बड़ी तादाद है। और उनके पास तो और भी पैसा नहीं था।
तेजस्वी यादव के पास तो फिर एक हेलीकॉप्टर था, लेफ्ट पार्टियों के पास तो साइकिलों के अलावा कुछ और था ही नहीं। लेकिन उनका कैडर था, मजबूत संगठन था, मजबूत तंजीम थी, जिसकी बिना पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये बता दिया कि अगर आप वो इश्यूज उठाएं जो लोगों के इश्यूज हैं, जो जनता के इशू हैं, जो आवाम के इश्यूज हैं, तो उनके बल पर आप पैसे से, दौलत से टक्कर ले सकते हैं, उन पार्टियों से टक्कर ले सकते हैं जिनके पास सारे साधन, सारे ज़राए मौजूद हैं। मैं समझता हूँ ये इस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। धांधली की खबरें आई हैं और हो सकता है वो दुरुस्त भी हो, क्योंकि बाज़ जगह तो मसलन एक जगह पर हिल्सा या मुंगेर, हिल्सा में तो कांग्रेस का कैंडिडेट 13 वोटों से हारा है। 60 वोट सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत 2000 से लेकर 100 वोट तक हुई, चंद 100 वोट तक हुई। तो लोग कह रहे हैं इसमें गिनती में धांधली हुई। मैं ये बात कहता नहीं, हो सकता ये सही हो, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि ये ऐसी बात है कि अगर आप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई, वो इलेक्शन कमीशन तो खुद अपना एक अलग इंस्टीट्यूशन है और हम उसके कामों में दखल नहीं देंगे, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। और आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो ये बताना बेकार है कि आपको क्या मिलेगा वहाँ से जो मिलेगा वो आप जानते हैं। तो इसलिए हम धांधली की बात नहीं करते, हमने वो बातें की जो बिल्कुल हकीकत है। अब इस इलेक्शन में सबसे बड़ी हार किसकी हुई? सबसे बड़ी हार जाहिर है नीतीश कुमार की। और हार सिर्फ ये नहीं हुई है कि उनको सीटें कम मिली, उनकी सीटें कम हो गई। हार ये मिली है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बन भी गए या बना भी दिए गए तो वो एक ऐसी कैबिनेट के चीफ मिनिस्टर होंगे जिस कैबिनेट में उनकी पार्टी के मिनिस्टर चंद और बीजेपी के मिनिस्टर ज़्यादा होंगे। इसलिए वो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे जिनकी डोर बीजेपी के हाथ में होगी, वो उसके बंधुआ मजदूर होंगे। ये उनकी बड़ी हार है, उस पॉलिटिशियन की हार जिसके लिए कभी ये कहा जाता था कि वो नरेंद्र मोदी के सामने हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप का बहुत तगड़ा उम्मीदवार बन सकता है। उसका ये हाल है कि वो आज उसी बीजेपी के रहम व करम पे है। वो अगर चीफ मिनिस्टर बन भी गए तो बीजेपी की इशारे के बगैर हिल भी नहीं सकते। ये उनकी सबसे बड़ी हार है। दूसरी बात यह है कि ये उनकी हार इसलिए भी है कि वो देखते हुए, जानते हुए, इतने तजुर्बेकार होते हुए उन्होंने चंद्रा बाबू नायडू और पंजाब के बादल से कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने ये सबक नहीं लिया कि बीजेपी अपने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने की माहिर है। उसने तेलुगु देशम को ख़त्म कर दिया, उसने प्रकाश सिंह बादल को ख़त्म कर दिया, अकाली पार्टी को ख़त्म कर दिया। वो तो गनीमत समझिए कि बात शिवसेना की समझ में आ गई और वो खुद अलग हो गए, नहीं तो यकीन कीजिए कि उनका अगला निशाना शिवसेना ही थी। वो शिवसेना को भी ख़त्म कर दिया और उन्होंने उसे भी ख़त्म कर दिया जो बेचारा ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मेरी छाती चीरो तो उसके अंदर से नरेंद्र मोदी निकलेंगे। यानी वो नरेंद्र मोदी को राम और ख़ुद को अपना हनुमान कह रहा था। इस इलेक्शन में एलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। ये हमने पहले ही इस तरफ इशारा किया था कि उनका ये अंजाम मुमकिन है। एक भी सीट नहीं मिली। अब वो सेंटर में एलजेपी के 2 लोकसभा मेंबर हैं। बिहार में उनका और उनकी पार्टी का वजूद ख़त्म हो चुका है, कम से कम अभी तक। तो ये दूसरे दोस्त थे जो बीजेपी की भेंट चढ़ गए। तीसरी बहुत अहम बात, जो महागठबंधन की हार हुई है उसमें 11 सीटें ऐसी हैं जो सीमांचल में थी। सीमांचल वो इलाका है
जहां मुस्लिम वोटर्स की मेजॉरिटी है। उसमें से 5 सीटें हमारे ओवैसी साहब की पार्टी को मिली, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, और 6 सीटों पर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हराया है। ये 11 सीटें उन्होंने गोया के महागठबंधन से जीत ली, और इनमें से तकरीबन, अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है, तो तकरीबन हर सीट उन्होंने आरजेडी या कांग्रेस को हरा के जीती है, जेडीयू को नहीं, बीजेपी को नहीं। शायद एक आध हो, मुझे मालूम नहीं, पूरे फिगर्स अभी मेरे सामने नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये सारी सीटें उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के कैंडिडेट्स को हरा के जीती। अब इसकी अगर कोई उनको मुबारकबाद देना चाहे तो ज़रूर दे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया है उससे 2 नुकसान हुए। एक तो ये कि महागठबंधन की सीटें कम हो गई, दूसरा ये कि अब कोई भी पार्टी बिहार में, याद रखिए, कोई भी पार्टी बिहार में अब मुसलमानों को उस सीमांचल इलाके के बाहर कोई टिकट नहीं देगी, कहेंगे आप वहीं लड़िए, आप वहीं लड़िए, आपको बाहर की सीटें नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से उन्होंने लिमिट कर दिया है मुसलमानों को। तो मैं नहीं समझता कि उनकी वजह से मुसलमानों को कोई फ़ायदा हुआ है या होगा। उनकी वजह से सेकुलर फोर्सेस को नुकसान हुआ है और होगा, उनकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा हुआ है और होगा। और देखिए, वो अब बिहार से निकलकर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बंगाल भी जाने वाले, और बंगाल में भी वो ममता बनर्जी को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे, वो सीपीएम को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे, कांग्रेस का तो खैर कोई सवाल ही नहीं। वहाँ भी अगर वो लड़े तो आप देखेंगे कि बीजेपी ही को फ़ायदा होगा। लोग इसका बुरा मान सकते हैं, माने, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। ये सच है कि कहने को ओवैसी साहब ये कहते हैं कि वो कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के 2 रुख समझते हैं, मगर एक सिक्के पे चोटें मारते हैं, दूसरे सिक्के को, दूसरे रुख को सहलाते रहते हैं। तो बहरहाल बिहार के इलेक्शन से बड़े बड़े सबक मिले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा सबक ये मिला है कि जो लोग ये समझते थे कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी इनविंसिबल है, अजेय हैं, नाकाबिले शिकस्त है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह सच नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। कल मिलेंगे तो कल विदेश की बात करेंगे, कुछ अमेरिका की बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, खुदा हाफिज़।